मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रवर्तन और संशोधन। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों की प्रकृति। वे असीमित नहीं हैं और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। वे मुख्यतः नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। वर्तमान मौलिक अधिकार। वर्तमान में लागू 6 मौलिक अधिकारों की सूची इस प्रकार है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, सभी सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर आदि, जैसे राज्य एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, एनटीपीसी, यूपीएससी, एलआईसी। अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकारों से असंगत कानून। 13(1) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य है। 13(2) संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से पहले 1935 अधिनियम और उसके बाद के कानूनों के बीच अंतर। 13(3) कानून की परिभाषा में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम शामिल है। 13(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होगी। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानूनों के समान संरक्षण सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटिश कानून से ली गई है, का अर्थ है कि सभी लोग समान कानून के अधीन हैं। अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित कानूनों का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है तथा भेदभाव पर रोक लगाता है। इसके अपवादों में राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति या राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष विशेषाधिकार शामिल है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। यह विधेयक राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(2) बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश में इंकार नहीं होगा। बी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह पार्कों, झीलों, कुओं, सड़कों और जल निकासी प्रणालियों जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच की भी गारंटी देता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(4) यह विधेयक राज्य को अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति, एसटी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण को संबोधित करता है, जैसा कि 2005 में 93वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 15(6) जिसे 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईडब्ल्यूएस,
के लिए 10% कोटा के साथ आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 1 सभी नागरिकों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सार्वजनिक रोजगार के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अनुच्छेद 16 2 राज्य रोजगार के मामले में धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 3 संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कुछ प्रकार के रोजगार के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने वाले कानून बना सकती है। अनुच्छेद 16 4 राज्य उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और 1976 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। यह राय महावा और महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। 1954 में शुरू किए गए भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि अलंकरण है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 1 ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र और अन्य माध्यमों से अपने विचार व्यक्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। इसमें इससे प्राप्त कई उप-अधिकारों की भी सूची दी गई है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विशेष प्रदर्शन का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 1 बी सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, जिसमें शामिल है सम्मेलन, सभा, जुलूस। अनुच्छेद 19 1 सी संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें गठन का अधिकार भी शामिल है। राजनीतिक पार्टी, सहकारी समिति, फर्म, कंपनी। अनुच्छेद 19 1 डी संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ई भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 एफ संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 19 1 जी कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। रेलवे, परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 1 पूर्वव्यापी कानूनों से संरक्षण, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को केवल अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। 20 2 दोहरे खतरे से सुरक्षा, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता। 20 3 आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफ परीक्षण, ब्रेन मैपिंग और नाको विश्लेषण को आत्मदोष माना जाता है, जबकि डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंट और रक्त परीक्षण को आत्मदोष नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। न्यायपालिका ने कहा कि जीवन के अधिकार में मात्र पशुतुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा,
बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, जिसने जीवन के अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, लगातार विकास, आजीविका का अवसर, मां बनने का अधिकार, शांति का अधिकार, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार, हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, सार्वजनिक फांसी से सुरक्षा, साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु। अनुच्छेद 21 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी का कारण गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अवश्य बताया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी, वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22(3) यह प्रावधान किसी विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होता तथा निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 यह धारा भारतीय संविधान में उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख करती है जो शोषण का निषेध करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23(1) इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। 1 बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। 2 मानव व्यापार, मानव, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी। 3 बेगारी, काम के बदले पैसे न देना। अनुच्छेद 22(2) यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। यह अनुच्छेद कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 2006 में इसमें ढाबे, होटल, दुकानें और रेस्तरां को भी शामिल कर लिया गया। 2016 में इसे किसी भी उद्योग या व्यापार तक बढ़ा दिया गया। 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए उल्लंघन हेतु दंड। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लागू किया गया। पारिवारिक व्यवसायों के लिए छूट। आंशिक प्रतिबंध के तहत स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक काम करने की अनुमति है। शाम 7 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं है। बाल कलाकारों को 6 घंटे तक काम करने की अनुमति है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक विश्वास और आस्था को खुले तौर पर रखने, पूजा अर्चना जैसी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है, इस शर्त के साथ कि इससे अन्य धर्मों का नकारात्मक चित्रण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 25(2) धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंधों पर चर्चा की गई है, जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह विधेयक धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्टों की स्थापना और प्रबंधन तथा चल एवं अचल संपत्ति का अधिग्रहण, स्वामित्व और प्रशासन शामिल है। अनुच्छेद 27 धार्मिक वृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे धर्म के प्रचार के लिए कराधान,
से मुक्ति सुनिश्चित होती है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 1 सरकारी स्कूलों जैसे पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 28 2 धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षिक संस्थानों में दी जा सकती है, लेकिन वे किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित होते हैं। अनुच्छेद 28 3 राज्य मान्यता प्राप्त या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। इसमें बच्चों की सहमति आवश्यक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 1 भारत में रहने वाले नागरिकों को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 2 किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 1 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 2 राज्य सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। निरसित राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करना। सुप्रीम कोर्ट SC अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय HC अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। यह रिट उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है तथा जो निवारक नजरबंदी में बंद है। परमादेश इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन नहीं करते हैं, जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। प्रतिषेध इसका अर्थ है मना करना। सर्वोच्च न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है। यह आदेश निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए दिया जाता है, खासकर जब उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं हो या वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। इस वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण इसका अर्थ है मांग लेना या मंगा लेना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। इसे न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अधिकार पृच्छा। इसका अर्थ है कि किस अधिकार से यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यह एकमात्र ऐसी रिट है, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अनुच्छेद 33
यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को अनुशासन के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह भी शामिल है सेना अधिनियम 1950, पुलिस बल 1966, सभी सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, एसएसएफ, पुलिस, खुफिया एजेंसियां। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर चर्चा की गई। जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 यह विधेयक संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। इसमें अनुच्छेद 16 3, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 से संबंधित कानून शामिल है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। उद्देश्य इनका उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित एक राज्य का निर्माण करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय समाज और अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास। प्रकृति में सकारात्मक डीपीएसपी को राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश के रूप में तैयार किया गया है। लागू करने योग्य नहीं, प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों के विपरीत डीपीएसपी को अदालत में कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अनोखी विशेषता बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की एक अनूठी विशेषता बताया। संविधान की आत्मा जी. ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। सच्चा कूड़ादान या कचरादान टी. कृष्णमाचारी ने विनोदपूर्वक डीपीएसपी को सच्चा कूड़ादान या कचरादान कहा। बैंक की सुविधा पर एक चेक। केटी शाह ने डीपीएसपी की तुलना एक चेक से की जिसका भुगतान बैंक, सरकार अपनी सुविधानुसार कर सकता है। लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। केसी व्हीलर डीपीएसपी को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया। डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 भागों में। आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43 से। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47। उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50, 51। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12, भाग 3 के समान ही है। अनुच्छेद 37 इस भाग में समाहित तत्वों का लागू होना। इसमें कहा गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। खंड 1 राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करे तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। खंड 2 1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया का उद्देश्य आय में असमानताओं को कम करना है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व। राज्य को विशिष्ट नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का निर्देश देता है, जिनमें शामिल है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था,
कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के संकेंद्रण को रोकना। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों एवं युवाओं के शोषण की रोकथाम। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी के लिए सरकारी योजनाएं तथा विकलांगता के लिए सहायता। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, जिसमें स्वच्छ स्थान, हवा और पानी शामिल है, तथा 6 महीने के लिए मातृत्व राहत और 15 दिनों के लिए पितृत्व राहत शामिल है। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। सभी श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जिनमें शामिल है कालीन बुनाई, मिट्टी के बर्तन, कागज बनाना, बांस का काम। इस अनुच्छेद का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर भोजन, पर्याप्त भोजन और अन्य जरूरी आवश्यकताएं प्रदान करना है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। यह अधिनियम उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन तथा नियंत्रण। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। यह आलेख पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयास पर चर्चा करता है। इसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित आपराधिक कानूनों और व्यक्तिगत कानूनों तथा चोरी के संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम कानूनों के बीच अंतर। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, तथा इसमें अनुच्छेद 21A का संदर्भ दिया गया है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को कवर करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। यह लेख समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, SC, अनुसूचित जनजातियों, सेंट और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य। पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसमें नशीली पेय पदार्थों और दवाओं के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जीवनदायक दवाओं को छोड़कर। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। यह लेख गायों, बछड़ों और अन्य दूध देने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के साथ साथ मवेशियों के पालन और उनकी नस्लों में सुधार लाने, इसे कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर केंद्रित है। अनुच्छेद 48 से राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। यह अनुच्छेद राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य को राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। चंपकम दोराई राजन मामला 1951। इस मामले ने यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर प्रबल होंगे, लेकिन राज्य के नीति निदेशकों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस मामले में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच संतुलन पर जोर दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकार प्रमुख थे। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में किया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 11वां मौलिक कर्तव्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता-पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। 1 संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2 देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। मौलिक कर्तव्य में से कुछ कर्तव्य नैतिक है और कुछ कर्तव्य नागरिक है, जैसे राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है।